मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 2 विलियन, जिसमें हम लोगों ने समझा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस यानी विलियन के प्रकार, विलियन होता क्या है, विलियन के कितने भाग होते हैं, सैल्यूट यानी विलेय क्या है, सॉल्वेंट यानी विलायक क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलियन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलियन क्या था और कंसंट्रेट यानी सांद्र विलियन क्या था। अब हम आज समझेंगे कि इन सभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को यानी विलियन के प्रकार को नापने के पैमाने क्या हैं, यानी इनकी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां क्या हैं, इनकी कंसंट्रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, ग्राम परसेंटेज या मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन या फॉर्मेलिटी, तो ये सारी चीजें हैं क्या, इन सभी बलाओं का आज ट्रीटमेंट आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को शॉर्ट तो करने की कोशिश करूंगा, मगर मुझे उम्मीद है कि वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं विलियन नाम के लेसन के सारे न्यूमेरिकल के यानी सारे प्रश्नों के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी शॉर्ट फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूले को आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप मेरा लास्ट तक साथ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मिश्रा, ब्रिलियंट विजन में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर ऐसा कर लिया है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई हार्टेड थैंक्स यू। अगर नहीं किया है, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए मिक्स लैंग्वेज में यानी बाई लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज करते हुए आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहता हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को यानी सांद्रता को व्यक्त करने का जो पहला तरीका है वो है मास परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत नाम से ही क्लियर है। द्रव्यमान मीन कितना मास है, किसका, सैल्यूट यानी विलेय का, प्रतिशत यानी 100 ग्राम विलायक में। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम विलियन में यानी विलेय और विलायक के मिलने से जो सॉल्यूशन बना है वो कितना है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मीन द क्वांटिटी ऑफ सैल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। अगर फॉर्मूला देखें तो मास परसेंटेज यानी विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत होगा, विलेय का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सैल्यूट अपॉन विलियन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। अगर कोई हमसे बोले कि 10% द्रव्यमान से सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह होता है कि उस सॉल्यूशन में जो सैल्यूट यानी विलेय है वो 10 ग्राम है और जो वहाँ पर विलायक यानी सॉल्वेंट है, इसको ध्यान समझिएगा, तो वो 100 माइनस 10 इजकल टू 90 ग्राम है। यानी कि जब 10 ग्राम किसी भी सैल्यूट यानी विलेय को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 10% सॉल्यूशन बनता है। किसके अकॉर्डिंग, भार के अकॉर्डिंग यानी मास के अकॉर्डिंग। अगर यही चीज हमसे पूछा जाए आयतन के अकॉर्डिंग क्या होगा यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो जब वॉल्यूम की बात की जाएगी तो 10% का मतलब होता है कि 10 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्वेंट में। इसको ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए 10% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो 10% सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम यानी आयतन के आधार पर इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम विलेय है 100 ml पानी में। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि मास परसेंटेज क्या है, द्रव्यमान के आधार पर क्या होगा, तो द्रव्यमान पे आधार का मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन है कितना, 100, तो 100 में कितने परसेंट सॉल्यूशन है, 10%, यानी विलेय है 10 ग्राम और 100 में से विलेय यानी सैल्यूट की क्वांटिटी आपको माइनस करनी पड़ेगी, जो आएगा यही सॉल्वेंट यानी विलायक की मात्रा होगी। तो भार में याद रखिएगा कि विलेय की मात्रा विलायक में से माइनस होती है, जबकि जब आयतन यानी वॉल्यूम में बात की जाती है तो वॉल्यूम में माइनस नहीं किया जाता। किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की जो दूसरा तरीका है या दूसरा पैमाना है वो है ppm। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशंस में, सीटेट में, सुपरटेट में, MLNR में, इवन नीट तक में ये क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं 1 मार्क्स में कि ppm से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ppm। तो ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मीन 10 लाख, तो ppm
इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन। ये फुल फॉर्म आपको जरूर रखना है क्योंकि ये फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा गया है आपसे। तो पार्ट्स पर मिलियन, नाम से क्लियर है, मिलियन माने 10 लाख, यानी किसी भी विलियन के 10 पावर 6 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ppm में सांद्रता कहते हैं। मीन द टोटल क्वांटिटी या पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ppm कंसंट्रेशन। तो ppm कंसंट्रेशन यानी जब किसी भी विलेय की बहुत सूक्ष्म मात्रा यानी माइक्रो क्वांटिटी को हमें ऑब्जर्व करना होता है, तभी हम उसको ppm में नापते हैं, यानी 10 लाखवें भाग में वो कितना है। जैसे अगर फॉर्मूले की बात करें तो ppm में कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है विलेय के भागों की संख्या यानी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलियन के कुल भागों की संख्या यानी टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल से मल्टीप्लाई 10 पावर 6। 10 पावर 6 का मतलब 10 लाख यानी 1 मिलियन। इस ppm के द्वारा हम प्रदूषण के स्तर को यानी पोल्यूशन के लेवल को मेजर करते हैं। अगर आप कभी लखनऊ गए होंगे तो लखनऊ में हजरतगंज के चौराहे पर एक प्रदूषण का मानक लगा हुआ है, उसमें जो भी आपको प्रदूषण का स्तर दिखाया जाता है उस शहर में वो ppm में होता है। ऐसा हर मेट्रो सिटीज में या बड़े शहरों में आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि ppm में बहुत स्मॉल क्वांटिटी के विलेय को मेजर किया जाता है जब कभी भी कहीं पर कोई भी सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। दूसरा इसका प्रयोग है जल की कठोरता को पता करने में। पानी में जब भी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड इस तरह के कोई भी सॉल्यूट घुले होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, तो हमारा वाटर साबुन के साथ झाग नहीं देता। ऐसे ही पानी को हम कठोर जल या हार्ड वाटर कहते हैं। और हार्ड वाटर में कितने क्वांटिटी में ये सारे सॉल्यूट मौजूद हैं या प्रेजेंट हैं, इसी से हम नापते हैं ppm में। नेक्स्ट है जल में Cl2 की मात्रा। पानी में क्लोरीन होता नहीं है, पानी में ऑक्सीजन होता है। तो पानी में क्लोरीन अगर होगा तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा। तो किसी भी पानी में क्लोरीन कितनी क्वांटिटी में है उसको भी हम ppm में ही वैल्यूएट करते हैं। अब नेक्स्ट हम यूनिट पे पहुंचते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। बहुत पूछा जाता है, हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे इसका न्यूमेरिकल और चाहे इसका फॉर्मूला या इसकी डेफिनेशन। अगर मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज की बात की जाए तो किसी भी विलियन में दो घटक यानी दो कंपोनेंट होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक। तो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के किसी एक पार्ट, चाहे सॉल्यूट यानी विलेय और चाहे सॉल्वेंट यानी विलायक के मोल प्रभाज की बात करेंगे तो जिसकी बात करेंगे उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात यानी रेशियो को ही मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं यानी इसका प्रतीक है x। तो किसी विलियन के किसी घटक बीइंग कंपोनेंट, और किसी भी विलियन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज आप निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या व विलियन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। एक बार फिर बहुत सरल भाषा में समझते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है इसके दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। तो अगर हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या, इससे जो है विलेय का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा। अगर हम डेफिनेशन देखें विलेय का मोल प्रभाज, ध्यान दीजिएगा, तो जिसका मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या। कुल मोल में क्या आ जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ जाएगा। अगर हम एग्जांपल समझें या अगर हम डेफिनेशन एक बार देखना चाहें इंग्लिश में, तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन is the ratio of that component moles with the total mole of the solution। इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब अगर हम यहाँ पे मान लें कि जो विलेय है यानी सॉल्यूट है सॉल्यूशन का, उसको हम स्मॉल n से शो करते हैं, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या यानी मोल ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल n से शो करते हैं। तो अगर हम इसके मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे तो x इक्वल टू n मीन विलेय यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या और अपान विलियन के कुल मोल। तो किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं,
एक होता है सैल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो अगर शॉर्ट में हम देखें तो एक्स मीन मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज किसका, विलेय का। तो विलेय के मोलों की संख्या हमने किससे दिखाई, स्मॉल एन से। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोल। तो किसी भी विलियन यानी सोल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, सैल्यूट और सॉल्वेंट। तो सैल्यूट के और प्लस सॉल्वेंट के टोटल मोल यानी विलेय प्लस विलाय के कुल मोल। इस तरह से हम किसी भी विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर देखते हैं कि हमें मालूम है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल होता है यानी जो मोलों की संख्या होती है वो उसके मास अपान मोलर मास के बराबर होता है। यानी कि स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, चाहे वो सैल्यूट के हों चाहे सॉल्वेंट के हों, वो होता है भार बटे अणुभार, डब्ल्यू मीन मास और अपान एम मीन मोलर मास। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस बिहाफ में रखना चाहें तो x यानी मोल फ्रैक्शन किसका, सैल्यूट का, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन की प्लेस पे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, यानी विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार, डब्ल्यू मीन मास और एम मीन मोलर मास, अपॉन इस स्मॉल एन के लिए स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, प्लस कैपिटल एन यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक के मोलों के लिए तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से हम किसी भी विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किसी विलायक का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी विलायक यानी सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि विलायक यानी सॉल्वेंट, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर, तो जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसके मोलों की संख्या, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा विलायक के मोलों की संख्या यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो x मीन मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के मोल को हम कैपिटल N से शो करते थे, अपॉन विलियन के कुल मोलों की संख्या। तो विलियन के दो पार्ट हैं, एक है विलेय और दूसरा है विलायक। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N यानी मोल ऑफ सैल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया किसी भी विलायक यानी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज का फॉर्मूला। अगर हम इसको भी डिवाइड करना चाहें, जैसे यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर रखें तो कैपिटल N यानी कि कैपिटल N किसको शो करता है, कैपिटल N बताता है विलायक के मोलों की संख्या को, स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या को, यानी कैपिटल N है मोल ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल n है मोल ऑफ सॉल्यूट। तो कैपिटल N के लिए कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, स्मॉल n के लिए स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, प्लस कैपिटल N के लिए कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इस तरह से हम विलायक यानी सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। और एक चीज हमें याद रखना होगा कि जो विलायक का मोल फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको लिखना चाहें x मीन मोल फ्रैक्शन किसका, सैल्यूट का, तो ये हो गया S, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम कैपिटल S से दिखा देते हैं, यानी विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1, यानी ये दोनों का योगफल यानी दोनों का ऐड हमेशा 1 होता है। न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन के लिए एक लाइन और भी इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती है, ऐसा कोई मात्रक नहीं है। अगर मात्रक नहीं समझ रहे हो समझ लीजिए, समय को सेकंड में नापते हैं, किलोमीटर या किसी भी डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, क्लियर। तो वैसे ही इस मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसका मेजरमेंट यूनिट नहीं है। साथ ही ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। बहुत पूछा जाता है कि कौन सी राशि या कौन सा क्वांटिटी यूनिट लेस है, तो मोल फ्रैक्शन है। और किसमें इस पर टेम्परेचर का असर पड़ता ही नहीं पड़ता, तो ताप का इस पर कोई असर नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपकी मोलरता थी, इसी का दूसरा पार्ट जो है मोललता, ये मोलैरिटी थी और वो है मोलैलिटी। तो L का फर्क है यहाँ पर, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम देखते हैं। अब अगर हम मोललता की बात करें, मोललता जिसको हम मोलैलिटी बोलते हैं, दोनों में बहुत बारीक वर्ड का फर्क है। मोलरता में होता है MOLARITY मोलैरिटी, और यहाँ पर होता है मोलैलिटी। यहाँ 2 बार L का इस्तेमाल होता है और हिंदी में आप देखो तो 2 बार ला का इस्तेमाल होता है।
तो ये है मोललता, और पीछे आपने पढ़ा था मोलरता, वो थी मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी। तो अभी आपने मोलरता में देखा था कि किसी भी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते थे। यानी द क्वांटिटी या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ 1 किलोग्राम विलायक में, वहां आयतन किस में था, वैल्यू किस में था, लीटर में, यहाँ पर वैल्यू किस में है, ग्राम या किलोग्राम में। ग्राम में बोलो तो 1000 ग्राम और किलोग्राम बोलो तो 1 किलोग्राम। यानी कि अगर हम परिभाषा की बात करें तो विलायक के, विलायक माने सॉल्वेंट, विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में घुलित विलेय, विलेय माने सॉल्यूट के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, पर केजी ऑफ सॉल्यूशन या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल विलेय हैं, इसी को हम मोललता कहते हैं। तो मोललता और मोलरता में सिर्फ आयतन लीटर में और किलोग्राम दोनों का फर्क है। यहाँ किलोग्राम में लिया जाता है वॉल्यूम और वहां पर लीटर में। अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसको भी m से शो करते हैं। तो मोललता इज इक्वल टू n मीन नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या, अपान w मीन भार, किसमें, केजी में। तो हमें मालूम है कि जो नंबर ऑफ मोल्स यानी हिंदी में मोलों की संख्या होती है वो पदार्थ का भार बटे अणुभार यानी मास अपान मोलर मास के बराबर होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास। तो अगर हम इस n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दें तो m की वैल्यू बन जाएगी n के प्लेस पर w बाई m अपान कैपिटल W केजी में। केजी का मतलब किलोग्राम में। अगर कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में हमें मोलरता दी गई हो या अणुभार दिया गया हो, मोलरता का मतलब मोलैरिटी और अणुभार का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, अगर कहीं हमको दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, W इज इक्वल टू mmv अपॉन 1000, जहां पर स्मॉल w है विलेय की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M है मोलैलिटी यानी मोलरता, स्मॉल m है अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास, V है वॉल्यूम यानी आयतन। तो अगर हमें इसमें से कैपिटल M निकालना हो तो कैपिटल M के साथ कौन है, स्मॉल m और V है, ये अपान में चला जाएगा और स्मॉल w इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे स्मॉल w क्या है, विलेय की भार है यानी मास ऑफ सॉल्यूट है, और कैपिटल स्मॉल m क्या है, मास ऑफ या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और V क्या है, वॉल्यूम है यानी आयतन है, M क्या है, मोललता है। तो ये थी मोललता। मोललता और मोलरता सिर्फ आयतन लीटर और आयतन किलोग्राम का फर्क है, इसको बार बार याद रखिएगा। बाकी यहाँ भी डेसी मोलर बोला जाए, सेंटी मोलर बोला जाए, तो जो मैंने पीछे अभी मोलरता में समझाया था उसी पैमाने का इस्तेमाल यहाँ भी किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। अब अगर हम दूसरी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की बात करें तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मलता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा भी आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, साथ में बोर्ड एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल और साथ में कंपटीशन में इसके न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेंगे, इट्स माई गारंटी टू यू। तो अगर हम देखें तो नॉर्मलता होती क्या है, तो नॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी और कैपिटल N से शो करते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, विलियन के एक, विलियन माने सोल्यूशन, तो विलियन के 1 लीटर में यानी यहाँ पे जो आयतन दिया जाएगा 1 लीटर होगा, विलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय यानी सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। मीन द क्वांटिटी ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। अगर हम फॉर्मूला देखें तो नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये ग्राम तुल्यांक, इंग्लिश में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो अगर ग्राम तुल्यांक की बात करें तो ग्राम तुल्यांक चाहे विलेय यानी सॉल्यूट, चाहे विलायक यानी सॉल्वेंट का, विलेय का भार यानी मास ऑफ सॉल्यूट बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं और कैपिटल E से शो करते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार के बराबर होता है, और विलेय के भार को स्मॉल w से शो करते हैं और तुल्यांकी भार को कैपिटल E से शो करते हैं। तो अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हो गया कि सर कैपिटल E क्या है यानी तुल्यांकी भार क्या है। तो तुल्यांकी भार कैपिटल E जो होता है वो विलेय का अणुभार यानी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन स्मॉल एन, स्मॉल एन। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बना, सर स्मॉल एन क्या है? तो स्मॉल एन जो है ये किसी भी अम्ल की अम्लता है, क्षार की क्षारकता है और लवण की लवणता है, यानी एसिड की एसिडिटी है, बेस की बेसिसिटी है और सॉल्ट की सॉल्टिसिटी है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सॉल्टिसिटी, बेसिसिटी और एसिडिटी होती क्या है? तो इसको हम समझ लेते हैं कि स्मॉल एन की वैल्यू हम समझें कैसे। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि कोई भी एसिड वो होता है, जैसे मान लीजिए हम एसिड में HCl ले लें, HCl को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो कोई भी एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होकर के हमें हाइड्रोजन आयन दे। तो कोई भी एसिड जितना हाइड्रोजन आयन देता है वही उसकी एसिडिटी होती है। जैसे यहाँ पर HCl ने एक H प्लस दिया है तो इसकी एसिडिटी कितनी है? 1 है। ऐसे ही अगर हम किसी दूसरी एसिड की बात कर लेते हैं, दूसरा एसिड हमने ले लिया किसका? H2SO4 का। तो H2SO4 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 2H प्लस और SO4 डबल माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो इसने कितने H प्लस दिए हैं? 2। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी है? 2 है। इस तरह से हम अम्ल की अम्लता यानी एसिडिटी को निकालते हैं। ऐसे अगर हम किसी बेस की बात कर लें, बेस यानी क्षार, तो क्षार वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर के हमें एक धन आयन यानी कैटायन दें और साथ में हमें OH माइनस दें। तो कोई भी बेस जितने OH माइनस देता है हाइड्रोलिसिस करने पर यानी जल में डालने पर, वही उसकी बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पर NaOH की बेसिसिटी कितनी है? 1। ऐसे ही अगर हम किसी सॉल्ट की बात कर लें, जैसे NaCl की बात कर लेते हैं, तो अगर NaCl को हम लेंगे तो NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो कोई भी सॉल्ट जितना कैट आयन यानी धन आयन देता है वही उसकी लवणता यानी कि सॉल्टिसिटी होती है। तो यहाँ पर NaCl की सॉल्टिसिटी कितनी है? 1। तो वही स्मॉल n होता है जिसको हम अम्लता, क्षारकता या लवणता कहते हैं। उसी को ला करके हमें यहाँ पर पुटअप करना है। अगर हम इक्विवेलेंट वेट यानी इस कैपिटल E को निकालने के लिए प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम उसको भी आपको शो कर देते हैं। अब जैसे अगर हमसे कहा जाए कि आप H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की कैपिटल E यानी तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखाइए, तो हम क्या करेंगे कि हमें फॉर्मूला ये मालूम है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो उस पदार्थ का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास और अपॉन स्मॉल n के बराबर होता है। तो हम करेंगे क्या कि हम इस H2SO4 का पहले m निकालते हैं। तो H2SO4 का m माने अणुभार हिंदी में, इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास, याद रखिएगा। तो इसका जब हम निकालेंगे तो कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाता है 2, 1 हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस सल्फर कितना है? 1 सल्फर है तो 1 सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं और 1 ऑक्सीजन का मास होता कितना है? 16। तो 4 गुणे यानी इंटू 16 इजकल टू कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ। तो कैपिटल E बराबर m कितना आया? m माने मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार 98। अब क्या आया? स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? अम्लता है यानी एसिडिटी है यहाँ पर। तो ये H2SO4 क्या है? एसिड है। कितने H प्लस देगा? यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 H प्लस है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो इस H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट आया है यानी तुल्यांकी भार जो आया है वे 49 आया है। बाकी पीछे न्यूमेरिकल्स में हम खूब तुल्यांकी भार सारी चीजें निकालेंगे, पहले यहाँ पे डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता क्या होती है, जिसको आप सामान्य भाषा में औपचारिकता कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उस औपचारिकता की बात नहीं हो रही है, ये केमिस्ट्री की फॉर्मेलिटी है जिसको हम F से शो करते हैं। तो अगर हम फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता की बात करें तो किसी भी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान उसकी फॉर्मलता कहलाती है। मीन द अमाउंट ऑफ ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मेलिटी। किसी निश्चित ताप पर, यहाँ भी टेम्परेचर फिक्स रहेगा। बार बार टेम्परेचर फिक्स क्यों हो रहा है समझिएगा। ताप निश्चित इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि अगर ताप निश्चित नहीं रहेगा, ताप बढ़े घटेगा तो जो जल है, पानी हमने जो लिया है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर निश्चित ताप। तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर यानी हर 1 लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ के, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेलिटी हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए ही निकाला जाता है, कभी भी न्यूट्रल कंपाउंड के लिए यानी जिस पर कोई चार्ज ना हो उसके लिए नहीं निकाला जाता।
तो आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, जिसको हम फार्मूला मास कहते हैं, यानी इसके फार्मूले का जितना मास आए उसी की संख्या फार्मलता कहलाती है। अगर हम फार्मूला देखें तो F इजकल टू विलेय यानी सैल्यूट का सूत्र भार यानी फार्मूला मास अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम मास के रूप में देखें, भार के रूप में देखें, तो फॉर्मूला होता है कि किसी का, अगर हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में विलेय का भार निकालना हो तो W इजकल टू FmV अपॉन 1000। यहाँ पर F क्या है, फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मूलता है, M क्या है, विलेय का अणु भार है, इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैल्यूट है, V क्या है, आयतन है यानी इसी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और स्मॉल w क्या है, मास ऑफ सैल्यूट यानी विलेय का भार है। अब यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये फार्मूला मास यानी हिंदी में सूत्र भार क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमने कहा कि NaOH है, क्या है NaOH, तो अगर हमें NaOH का सूत्र भार निकालना है यानी फार्मूला मास निकालना है तो जो इसका फार्मूला हो उसका मास निकाल दो। तो यहाँ पर Na कितने हैं, 1, तो एक सोडियम का मास होता है 23, प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल को जोड़ोगे 40 आ गया। तो NaOH का जो फार्मूला मास यानी सूत्र भार है वो कितना है, 40 है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl की बात की जाए तो हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन का मास हो गया 1, क्लोरीन कितनी है 1, तो एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 36.5 ये किसका, HCl का फार्मूला मास हो गया। इस तरह से किसी भी सब्सटेंस का जो भी फार्मूला हो उससे उसका मास निकाल लीजिए, इसी को फार्मूला मास या सूत्र भार कहते हैं। अब हम समझते हैं कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता यानी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होता है। अगर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की यानी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो परिभाषा से ही क्लियर है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सैल्यूट प्रेजेंट हैं, यानी कि 1 लीटर विलियन में कितना ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है, इसी को उसी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हम कहते हैं। डेफिनेशन अगर देखें तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता यानी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन किसी निश्चित ताप पर, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, पर प्रति लीटर यानी 1 लीटर विलियन में घुलित विलेय यानी सैल्यूट के ग्रामों की संख्या, मोलरता में क्या था, मोलों की संख्या, यहाँ पर क्या है, ग्रामों की संख्या, उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। फॉर्मूला है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय के ग्राम बटे विलियन का आयतन लीटर में। एग्जाम्पल समझते हैं, कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि 5 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विलियन में जो विलेय यानी सैल्यूट है वो 5 ग्राम है, और जो विलियन है वो 1 लीटर यानी 1000 ml है, इसी को हम बोलते हैं ग्राम पर लीटर, जितना दिया जाए उतने ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अब कुछ इनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले शॉर्टकट्स के फॉर्म में यूज होते हैं, इन फॉर्मूलों की भी हम लास्ट स्टडी कर लेते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हों, चाहे वो आपका सिलेबस हो, इन दोनों में ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये फॉर्मूले, पहला है W इजकल टू EnV अपॉन 1000। मैं यहाँ पर सबकी वैल्यू एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, प्लीज इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो अगर कभी भी आपको कैपिटल E यानी तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास जिसको बोलते हैं, वो दिया हो, N मीन नॉर्मेलिटी दी हो, और V माने आयतन यानी वॉल्यूम दिया हो, तो इस फॉर्मूले से आप सैल्यूट के मास को निकाल सकते हैं। यहाँ पर W इजकल टू EnV अपॉन 1000, E क्या है, तुल्यांकी भार है, N नॉर्मलता है, V आयतन है। दूसरा है N अपॉन M, कहीं भी नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी और मोलरता मोलैरिटी दिया हो तो इस फॉर्मूले से आप दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो। तो N अपॉन M यानी नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर स्मॉल n। स्मॉल n यहाँ पर क्या है, अम्लता, क्षारकता या लवणता है। नेक्स्ट है, अगर कभी भी हमें ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन यानी ग्राम पर लीटर सांद्रता दी हो और नॉर्मलता तुल्यांकी भार हो, तो हम इस फॉर्मूले से कुछ भी निकाल सकते हैं, जो तीनों में से कुछ भी। तो ग्राम पर लीटर सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं और n को नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता बोलते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल E माने तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट बराबर अणु भार, जिसको m से शो करते हैं, अपॉन स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, अम्लता, क्षारकता या लवणता, एसिडिटी, सॉल्टिसिटी, बेसिसिटी, मैंने पीछे समझाया भी आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला है मोलरता बराबर स्मॉल n गुणे अणु भार। अगर हमें कहीं मोलर मास दिया गया है जिसको m से शो करते हैं, तो हम उससे मोलरता निकाल सकते हैं। यहाँ स्मॉल n क्या है, वही अम्लता, क्षारकता या लवणता है। नेक्स्ट,
अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें कैपिटल M यानी मोलरता या मोललता और साथ में अणुभार दिया हो तो इस फॉर्मूले से हम स्मॉल w निकाल सकते हैं या इनमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला है W इक्वल टू mmv/1000, जहाँ पर कैपिटल M क्या है, अगर मोलरता दिए हैं तो मोलरता है, मोललता यानी मोलैलिटी दी है मोलैलिटी है, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार है, लिखना हो लिख लीजिए आप। v क्या है, आयतन यानी वैल्यू है किसका, विलियन का, और 1000 मीनू 1000, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम रखा जाएगा वो ml में रखा जाएगा। नेक्स्ट है मिली तुल्यांक, जिसको हम ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो होता है नॉर्मलता गुणे आयतन n इंटू वी। नेक्स्ट है ग्राम तुल्यांक, इसको बोलते हैं भार बटे तुल्यांकी भार, भार मीन मास यानी W, तुल्यांकी भार मीन इक्विवेलेंट मास यानी कैपिटल E। इस तरह से विलियन के ये सारे डेफिनेशंस फिनिश हो जाते हैं। अब हम इन न्यूमेरिकल्स के, इन फार्मूले के न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब ये सारे फार्मूले आपको जुबानी लर्न होंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना हम आपको सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ऐसा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे कंटेंट्स और मेरी अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।